इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नियामत और अताए खुदावंदी है। कोरोना जैसी वबाई मर्ज़ी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने क्लास 10 का चैप्टर 10 शुरू किया था। चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसमें हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। और हमने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में ये इक्वेशन प्रूव की थी, ये जेड प्रूव किया था कि A इज इक्वल टू माइनस एक्स के एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन टूवर्ड मीन पोजीशन। आज हम इससे आगे बात करेंगे। इसमें ये इक्वेशन है 2 पाई m by k, यानी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है उस ब्लॉक के मास पर और स्प्रिंग कांस्टेंट पर। तो इस तरह से ये इक्वेशन है t 2 पाई m by k होल के रूट। जब भी हम हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें हमने ये टाइम पीरियड की बात करेंगे। इसी टॉपिक के साथ कुछ छोटे छोटे टर्म्स रिलेट करते हैं। वो क्या है? वो है वाइब्रेशन, उसके बाद मुख्तलिफ वाइब्रेशन के बाद टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, जो है इनके दरमियान रिलेशन है, और वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड। ठीक है, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड। ये पॉइंट इस टॉपिक के साथ रिलेट कर रहे हैं। वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन,
टू एंड फ्रो मोशन हमने पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट या ऑन सेम path, to and fro motion about a fixed point or on the same path is called vibration। ये हमारे पास ये वाइब्रेशन को इंडिकेट करता है। अब आप देखें ये जो टाइम पीरियड है, टाइम टू कंप्लीट one vibration, time to complete one vibration is called time period। It is represented by capital T। ये जो है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन in 1 second, number of vibrations in 1 second is called frequency। It's represented by small f। Time period, time to complete one vibration is called time period। It is represented by capital T। Its unit is SI unit is second। नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 है, 2 है, 10 है, 50 है, 100 है, लाख है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी लाजमी तौर पर उसकी यूनिट होगी, और इसकी यूनिट जो है वो क्या है, हर्ट्ज है, और ये इक्वल होती है सेकंड इनवर्स के। अब मैंने बताया है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनके दरमियान रिलेशन वो है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी is equal to option A 1 2 3 4। Product of time period and frequency is equal to 1 2 3 4। तो वो इस रिलेशन से हम ड्राइव करते हैं, और वो क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रही है इधर आकर एफ टी एफ इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर इस इक्वेशन के मुताबिक 1 है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की और एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में और एम्पलीट्यूड में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ये हमारे पास एक स्प्रिंग मैस सिस्टम है, और इस स्प्रिंग मैस सिस्टम में ये यहां पर हमने इसको खींच के यहां पर
वैल्यू 0 है। दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है, लेकिन जब हमने इसको यहां पर लाया, अगर ये जो डिस्टेंस है, अगर ये मैक्सिमम हो जाए तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका एम्पलीट्यूड ऑन द अदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी 0 से a या यहां पर a प्राइम, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां से यहां तक अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो वो एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन अगर यहां से यहां पर है, आपकी बुक में लिखा हुआ है एट एनी इंस्टेंट, जब एनी इंस्टेंट पर होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो मैक्सिमम पर होगा तो वो एम्पलीट्यूड लाएगा, और एम्पलीट्यूड को हम मोस्टली एक्स नॉट के साथ और डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो टर्म थी वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, ये जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था हॉरिजॉन्टल मैस ब्रिक सिस्टम, या आपकी बुक में उसका नाम लिखा हुआ है मैस अटैच टू ए स्प्रिंग, तो ये आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, इसमें हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ ए थ्रेड, इस आगे को मुश्किल है, और यहां पर कोई मैस यहां पर सस्पेंडेड करते हैं, और इस मैस को हम कहते हैं ये बॉब है। ये हमारे पास लेंथ ऑफ string mass, which is also known as bob. It consists of, we call this combination is simple पेंडुलम। जब सिंपल पेंडुलम यहां पर है तो इसका वेट, आपको पता है वेट जो होता है वो mg डाउनवर्ड करता है, और इसकी जो टेंशन है T अपवर्ड करती है। ये टेंशन और ये वेट इक्वल होगा कब? जब ये जो सिंपल पेंडुलम है ये मीन पोजीशन पर होगा। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा, मीन पोजीशन पर होगा, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू वेट। फिर हमने इस बाब को यहां से उठाकर यहां बनाया। अब इसकी टेंशन ये T, इसका वेट यहां W इज इक्वल टू mg। अब देखें इस फिगर में कि ये जो टेंशन है, ये जो वेट है, ये दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा, यहां पर ये दूसरे को कैंसिल कर रहा है। अब हमने क्या किया कि यहां पर एंगल थीटा है
और हमने इस W को इसके दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया और वो जो पार्ट है उनको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के लॉन्ग होगा, एक कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के लॉन्ग होगा, एक कंपोनेंट जो है वो इधर आ जाएगा। अगर एंगल थीटा यहां पर है तो ये भी हमारे पास वही होगा और दिस इज कॉल्ड WX, दिस इज कॉल्ड WY। और WX जो होता है ये होता है mg cos ऑफ थीटा और ये होता है mg sin ऑफ थीटा। इसमें अगर आप फिगर देखें तो टेंशन जो है वो कैंसिल कर रही है वेट के इस कंपोनेंट को। मतलब क्या है कि ये जो बाब है जिसको हमने एक्सट्रीम पोजीशन पर लाया है, यहां पर इस पर तीन फोर्सेस एक्ट हो रही है, एक टेंशन, एक mg cos थीटा और एक इसका ये कंपोनेंट mg sin ऑफ थीटा। ये तीन फोर्सेस टेंशन, mg sin थीटा, mg cos थीटा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। इसलिए ये जो बाब है ये नॉन टेंशन जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है बदल जाएगा, mg cos थीटा बदल जाएगा। क्यों? ये दोनों एक दूसरे के कैंसिल कर रही है इफेक्ट। तो फिर एक ही फोर्स यहां बन जाती है जो इसको इस बाब को मीन पोजीशन पर लाती है। और हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, एक डेफिनेशन पढ़ी थी रिस्टोरिंग फोर्स। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जो किसी ऑसिलेटिंग बॉडी को, वाइब्रेटिंग बॉडी को मीन पोजीशन पर लाती है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी रिस्टोरिंग फोर्स देखी जाती है तो वी असाइन ए नेगेटिव साइन विद दैट फोर्स। तो हमने यहाँ पर इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया और ये नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट करता है कि वो जो बाब है जो पॉइंट ए से मूव करके बी की तरफ आ रहा है, उसको लाने वाली जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो mg sin थीटा है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वहाँ पर हम लाजमी तौर पर ये बात लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ इसलिए दिखाया जाता है कि हमें पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो विद फोर्स भी मूव करेगा। इसलिए न्यूटन ने ये कहा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा। अगर मूव कर रहा है तो फिर ये इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने इसको हमने नंबर 2 का नाम दे दिया और इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो MA इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। अब देखिए यहां से यहां तक दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सिंपल टनल। यहां से यहां तक दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि एंगल समान है, तो एंगल के थीटा इज समान। जब थीटा समान है तो उस वक्त जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वही वैल्यू थीटा की। इसमें आप नजर आ रहा है mm से कैंसिल हो रहा है। तो a इज इक्वल टू नेगेटिव g साइन ऑफ थीटा। बुझिए अब यहां पर
हमारे पास ये कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाती है। अब आप देखेंगे कि मैंने ये बताया है कि जब वो यहां से इधर आ रहा है तो ये फोर्स mt sin थीटा इसको इधर ला रही है, लेकिन जो ही वो यहां पर पहुंचेगा आपको पता है इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से वो अपने अंदर जो चेंज आता है उसकी ऑपोजिशन करे, उसको कहते हैं कि वो इनर्शिया है। ये इसको यहाँ पर रुक जाना चाहिए, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये क्या होगा, ये यहाँ से अपनी मोशन को जारी रखेगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये गाड़ी है और हम इस गाड़ी को रोकना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन हमने तो फोर्स लगा दी है, लेकिन ये रुकेगी नहीं गाड़ी। क्यों नहीं रुकेगी? इसका मैथ ज़्यादा है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इसके अंदर अपनी स्टेट को कायम रखने की एबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए गाड़ी जो है वो क्या होगी, वो आगे मूव कर जाएगी। यहाँ पर भी ये यहाँ से आगे मूव कर जाएगी। मैं बात कर रहा था इस एक्सेलेरेशन में। एक्सेलेरेशन क्या होता है? आपने पढ़ा है कि ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर आपने 9th में ये पढ़ा है कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव कब होता है? जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ये नेगेटिव कब होता है? जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है। अब यहां पर जब इधर जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, इधर जा रहे हैं वेलोसिटी कम हो रही है। जब इधर जा रहे हैं एक्सेलरेशन ये होगा, जब इधर जा रहे हैं वेलोसिटी कम, लेकिन एक्सेलरेशन डिटेक्शन इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है ये भाग कहीं भी चला जाए इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड मीन पोजीशन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाती है। फिर हम बात करते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी। मेन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर क्योंकि ये रुक जाता है काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मिनिमम, मतलब जीरो हो जाती है या थोड़ी कम हो जाती है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम। तो यहां पर इस सिंपल पेंडुलम का जो हम बात करते हैं, इसमें ये पेज नंबर 7 जो है इसमें उसने इसको बताया है कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंडिकेट करता है। तो अगर हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, t = 2 पाई L/g होल स्क्वायर रूट। यानी ये जो इक्वेशन है ये हमें इंडिकेट कर रही है कि इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या था, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ पर, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपने इस टॉपिक को इसी तरतीब से तैयार करना है जिस तरतीब से बुक में लिखा हुआ है। इसमें मैंने कोशिश की है कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ डिस्कस कर दिए हैं, तो ये आप बेशक इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने का मकसद ये था कि ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है और ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे आया है। ठीक है, जैसे आपकी बुक में थ्योरी लिखी है, आपने उस थ्योरी को ही याद करना है। यहाँ पर मैंने मैथमेटिकल स्टेप लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, मज़ीद अगर कोई बात रह जाए तो
आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपने मुतल्लिका टीचर से बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।